गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। जैसा कि आपको पता होगा, स्पीड 80 और 100 शब्द प्रति मिनट रखी गई है। 80 में दैनिक जागरण और 100 शब्द प्रति मिनट में जनसत्ता का एडिटोरियल लिया गया है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये लिखना मस्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है एडिटोरियल डिक्टेशन डेली लिखना। यदि आप कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, डेली एडिटोरियल लिख रहे हैं तो भी आपके लिए इनफ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिक्टेशन, लेकिन उसके पहले चलिए आउटलाइंस पर एक नज़र देख लेते हैं। आउटलाइंस आपको टेलीग्राम पर भेज दी जाती है। वैसे देखिए, सबसे पहले मैंने दैनिक जागरण के आउटलाइंस को लिखा है, फिर उसके बाद जनसत्ता को। ये आउटलाइंस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर वैसे ही शेयर कर दी जाती है डिक्टेशन से पहले ही। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोज़ हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और यहाँ पर आपको प्रतिदिन सुबह डिक्टेशन दिया जाता है ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। सुप्रीम कोर्ट के लिए स, प में र का आंकड़ा म और ट लिखा है हमने। ओके, सो कमज़ोर वर्ग के लिए कम के लिए डॉट लगाते हैं और ज को हम सभी लिखते हैं र वर्ग। ऐसे बहुत सारे आउटलाइंस है, आप एक बार देख लीजिए। और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बाकी के काम पेंडिंग रह जाएंगे, जो कि टाइम से पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। जो पेड हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए डिक्टेशन बनाना है एंड हमारे वेबसाइट पे फीड करना होता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। और हाँ, पीडीएफ तो भेज ही दी जाएगी, तो आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब डिक्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण को वैध ठहराकर न केवल सरकार को बल्कि इस वर्ग को भी एक बड़ी राहत दी। यद्यपि आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को दिए जाने वाले 10% आरक्षण को सही ठहराने वाला निर्णय सर्वसम्मति से नहीं दिया गया, लेकिन इससे उसकी वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। 5 सदस्यीय पीठ के 3-2 बहुमत से आर्थिक आरक्षण को उचित बताने वाले निर्णय की महत्वपूर्ण बात यह रही कि इसे संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के रूप में रेखांकित नहीं किया गया। पैरा ज्ञात हो कि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में यही कहा था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। वास्तव में इसी कारण आर्थिक आरक्षण के विरुद्ध एक बड़ी दलील यह थी कि इससे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन होता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि ऐसा नहीं है, तो फिर यह प्रश्न उठेगा कि संविधान के मूल ढांचे वाला सिद्धांत कितना मायने रखता है। इस प्रश्न का उत्तर जो भी हो, अब आर्थिक आरक्षण के साथ साथ जातिगत आरक्षण को लेकर होने वाली राजनीति समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही तरह के आरक्षण एक दूसरे वर्ग के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करते। पैरा समझना कठिन है कि कुछ
राजनीतिक दल आर्थिक आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमत क्यों दिख रहे हैं? ऐसे दलों में से एक द्रमुक का यह कहना विचित्र है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की लड़ाई को कमज़ोर करने वाला है। आखिर निर्धन वर्गों को राहत देना सामाजिक न्याय के विरुद्ध कैसे हो सकता है? क्या सामाजिक न्याय का निर्धारण केवल जाति विशेष को आरक्षण का लाभ देने से ही होता है? आर्थिक आधार पर आरक्षण को संविधान सम्मत ठहराए जाने के बाद यह माना जा रहा है कि अब आरक्षण की मांगों को नए सिरे से बल मिल सकता है। पैरा इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि समय समय पर जातिगत आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने की भी मांग होती रहती है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण की भी कहना कठिन है कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन उचित यही है कि ऐसी कोई व्यवस्था बने जिससे समस्त पात्र लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिलना सुनिश्चित हो सके। यह जातिगत आरक्षण के मामले में भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए और आर्थिक आरक्षण के मामले में भी। निसंदेह ऐसा तभी हो सकता है जब हमारे नीति नियंता समाज के व्यापक हित में आरक्षण व्यवस्था के तौर तरीकों को और प्रभावी एवं न्यायसंगत बनाने के लिए नए सिरे से विचार करेंगे। जैसा कि आर्थिक आरक्षण पर फैसला सुनाने वाली पीठ की न्यायाधीश बेला द्विवेदी ने कहा। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद, लेकिन उसके पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। यह जरूरी नहीं कि जो आदमी कार बनाने में महारत रखता हो, जो अंतरिक्ष में लोगों को सैर करवाता हो, जो इंटरनेट सेवा प्रदाता हो या जिसकी कंपनी सुरंग खोदने में विशेषज्ञ हो, वह ट्विटर इस्तेमाल करने वालों का भावना को भी समझता हो। यह भी जरूरी नहीं है कि वह इस विशालकाय कंपनी में काम करने वाले लोगों का योगदान और उनकी आवश्यकता को समझता हो। पैरा पहले लगा था कि ऊंचे पद पर बैठे पराग अग्रवाल और विजया गड्डे को पदमुक्त करके एलन मस्क कुछ बदलाव लाना चाह रहे हैं, मगर अब जब 8000 में से आधे कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस के बर्खास्त कर दिया गया, यह तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। क्या अमेरिकी सरकार मस्क के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? तमाम स्थितियां देखकर लग रहा है कि जो चिड़िया अभी तक आज़ाद थी वह अब कैदी बना ली गई है। पैरा 150 वर्ष पुराने मोरबी के झूलते पुल की मरम्मत पर 2 करोड़ रुपए खर्च होने की बात सामने आई। इसके बावजूद यदि पुल
टूट जाता है और 150 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु होती है तो यह कोई सामान्य घटना नहीं अपितु बेहद गंभीर बात है। संपादकीय जवाबदेही के बजाय में उल्लेख है कि दोषी मैनेजर ने करतूत को छिपाते हुए बेशर्मी से अदालत में कहा कि पुल का टूटना और लोगों की मृत्यु भगवान की मर्जी है। पैरा इस घटना से सबक लेना चाहिए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। लेकिन दुख की बात है कि पुलों के गिरने के हादसे होते रहते हैं और ऐसी घटनाओं से हम कुछ नहीं सीखते, दोषी भी बचे ही रहते हैं। दरअसल ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सतत निगरानी और आधुनिक सुरक्षा के साधनों सहित तंत्र का कायाकल्प जरूरी है ताकि शासन और प्रशासन पर जनता का भरोसा बरकरार रह सके। पैरा दिल्ली और इससे सटे इलाकों में धीमी हवाएं चलने और पंजाब हरियाणा में पराली जलाने के मामले बढ़ने से हवा बेहद जहरीली हो गई है। बड़े हिस्से में धुएं की परत छा गई है। ज़्यादातर जगहों पर वायु गुणवत्ता का स्तर 500 एक्यूआइड को पार कर गया है। इससे न सिर्फ दिल्ली बल्कि इससे सटे राज्यों में भी लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा खड़ा हो गया है। दिल्ली में प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने के अलावा वाहनों से निकलने वाला धुआं, दिवाली पर आतिशबाजी से पैदा हुआ धुआं, जगह जगह कचरा जलाने और इसी तरह के कई अन्य कारण मौजूद हैं। पैरा दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं का 35% योगदान है, लेकिन पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा ने इस समस्या से निपटने के लिए कोई कदम नहीं उठाया लगता है, जबकि पिछले 5 साल से केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त कर चुके हैं और दोनों राज्यों के रवैये को लेकर सख्ती भी दिखा चुके हैं, लेकिन अब तक पराली के निपटान की दिशा में कोई बड़ा काम होता नहीं दिखा। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन भी समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।